तो आगे सब चालू करें। तो हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है आपका और स्वागत है आपका हमारे इस बैक बेंचेस की दुनिया में, जहाँ पर हम सब एक साथ मिलके पढ़ते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हमारे 3 लेक्चर पूरे हो गए थे। अब आज हमारा 4th लेक्चर है। तो उससे पहले हम ये आपका मैं तीसरा लेक्चर थोड़ा-सा एक रिव्यू कर देता हूँ, रिवाइज़ कर देता हूँ आप लोगों के लिए। तो हमने इसमें क्या-क्या देखा था? हमने देखा था अकाउंटिंग कितने तरीके की होती है, ठीक है? टाइप्स और ब्रांचेज़ दोनों हम इसको बोलते हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग और ब्रांचेज़ ऑफ अकाउंटिंग दोनों हम इसको बोलते हैं। तो इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग आती है, इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग आती है, इसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग आती है। ये चीज़ें हमने देखी, ठीक है? फिर हमने देखा अकाउंटिंग के फ़ायदे क्या हैं, अकाउंटिंग के फ़ायदे क्या हैं। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता चलती है, असिस्ट करता है मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में, प्रॉफिट एंड लॉस पता चलता है और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देता है यूज़र्स को। दूसरी चीज़ हमें ये पता चली, ठीक है? फिर फ़ायदे, अगर किसी चीज़ के फ़ायदे हैं तो नुकसान भी ज़रूर होंगे। मतलब किसी चीज़ के फ़ायदे होते हैं तो नुकसान भी होंगे, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके सिर्फ फ़ायदे होते हैं। तो हमने लिमिटेशंस देखी, लिमिटेशन में क्या देखा कि नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को ये इग्नोर करता है, मतलब कंसीडर नहीं करता नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को अकाउंटिंग। रिक्वायर्ड होता है टाइम एंड एफर्ट्स, ज़ाहिर सी बात है टाइम एंड एफर्ट्स लगेंगे। मे लीड टू विंडो ड्रेसिंग, मतलब हम विंडो ड्रेस कर सकते हैं, वही जो मैंने आपको बताया कि हमने डेटा टू सेल एंट्री कर दी कि सेल दिखा दी, ठीक है? इग्नोर करता है प्राइस लेवल चेंजेस, इग्नोर करता है प्राइस लेवल चेंजेस, ठीक है? इग्नोर करता है प्राइस लेवल चेंजेस कि महंगाई में हिस्टोरिकल कॉस्ट के कॉन्सेप्ट पे चलता है। तो अब हम चालू करते हैं लेक्चर 4, ठीक है? यहाँ से आपका लेक्चर 4 चालू हो रहा है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अब ध्यान रखना, ये बात कर रहा है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। ये अकाउंटिंग की बात नहीं कर रहा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा है। इन्फॉर्मेशन, इस पे ध्यान देना। तो अब इसकी मैंने मेमोरी टेक्निक बनाई है कि क्या कैरेक्टर है हमारा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का। मेमोरी टेक्निक बनाई है हमने इसकी। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का कैरेक्टर, अब देखो ये कैरेक्टर ये यहाँ से आ रहा है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का कैरेक्टर बहुत ही रिलायबल होता है, जिसको हम अंडरस्टैंड करके रेलिवेंट चीज़ों को कंपेयर कर पाते हैं। तो ये होती है देखो मेमोरी टेक्निक। अब इसमें आपकी वो सारी चीज़ें कवर हो गई, आपके जितने भी बुलेट्स पॉइंट थे वो सब कवर हो गए इतनी सी चीज़ में। सिर्फ इसको आपको रट्टा मारना है और आपको सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर याद हो जाएगी। अब कोई पूछे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का कैरेक्टर कैसा होता है? भाई अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का कैरेक्टर ना बहुत ही रिलायबल होता है, जिसको हम अंडरस्टैंड करके रेलिवेंट चीज़ों को कंपेयर करते हैं। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का कैरेक्टर बहुत ही रिलायबल होता है, जिसको हम अंडरस्टैंड करके रेलिवेंट चीज़ों को कंपेयर करते हैं। अब देखना, ये जो मैंने ये ग्रीन में जहाँ पर भी आपको दिखेगा ना, ये है हमारे बुलेट पॉइंट्स, ये है हमारे बुलेट पॉइंट्स। अब बुलेट पॉइंट्स क्या, अब आपको देखना है ये रेलिवेंट, आर से क्या हुआ, रेलिवेंट, ओह सॉरी, आर से हुआ रिलायबल। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का नेचर कैरेक्टर बहुत ही रिलायबल होता है, तो ये रिलायबल। अभी रिलायबिलिटी का मतलब क्या है? यूजर एबल टू डिपेंड ऑन इंफॉर्मेशन, मतलब अकाउंटिंग जो इंफॉर्मेशन है ना, वो रिलायबल होनी चाहिए। मतलब जो यूज़र्स है वही इंटरनल एक्सटर्नल वाले जो मैंने आपको बताए थे, इंटरनल और एक्सटर्नल वाले। तो वो एबल टू डिपेंड कर पाएँ उस इन्फॉर्मेशन पे। मतलब ऐसे नहीं कि वो समझे अरे ये तो ऐसे ही मतलब ये इन्फॉर्मेशन तो फेक है, ये फेक इन्फॉर्मेशन है। जैसे आजकल ज़्यादातर न्यूज़ चैनल पे चलता है कि फेक इन्फॉर्मेशन चलती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब हमने जहाँ पर अपने अपने साइन कर दिए, जहाँ पर हमने सीए लगा दिया और उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हमने साइन कर दिया, तो यूज़र्स का उन पे भरोसा होना चाहिए कि भाई एक सीए ने उसको साइन करा है, तो ज़रूर वो इन्फॉर्मेशन सही होगी। तो एबल टू डिपेंड ऑन इन्फॉर्मेशन, ठीक है? ये हमारा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का नेचर वो हो गया कैरेक्टर। फ्री फ्रॉम एरर एंड बायस, अब ये एरर एंड बायस मतलब उसमें गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। मान लो अपील को आपने एप्पल लिख दिया, जैसे वो जॉली एलएलबी मूवी देखी होगी आपने, उसमें अपील को एप्पल लिखता है बार बार, मतलब उसमें आपकी कोई भी एरर नहीं होना चाहिए। बायसनेस,
बायसनेस मतलब वो किसी के तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए, मतलब किसी का फ़ेवर नहीं करना चाहिए, एक तरह से कह सकते हैं कि मान लो कि ये नहीं कि सिर्फ मैनेजमेंट का फ़ेवर करे। मैनेजमेंट का फ़ेवर इन द सेंस प्रॉफ़िट ज़्यादा दिखा रहा हो, मतलब जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हो प्रॉफ़िट ज़्यादा दिखा रही हो, जिससे हमारे मैनेजमेंट को ज़्यादा इंसेंटिव मिले और सैलरी मिले। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्री फ्रॉम एरर एंड बायसनेस होना चाहिए। ठीक है? अब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सोर्स मस्ट बी क्रेडिबल। जो इन्फॉर्मेशन सोर्स है, मतलब जहाँ से अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हम उठा रहे हैं, वो क्रेडिबल होना चाहिए, मतलब वो भरोसेमंद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फालतू का होना चाहिए। मान लो जैसे एक आपने चैट जीपीटी से कोई चीज़ कोई इन्फॉर्मेशन उठा ली, तो वो इतनी रिलायबल नहीं होती जनरली। लेकिन अगर आप कोई गवर्नमेंट साइट से गवर्नमेंट की वेबसाइट से कोई डेटा उठा रहे हो, तो जनरली वो रिलायबल माना जाता है कि अगर गवर्नमेंट की साइट है तो भाई रिलायबल होगी ही होगी। तो वैसे ही इन्फॉर्मेशन जो है वो क्रेडिबल होनी चाहिए, उस पर भरोसा होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, रिलायबल होना चाहिए जिसको हम अंडरस्टैंड करके। अब ये अंडरस्टैंड से आ गया अंडरस्टैंडेबिलिटी। इस अंडरस्टैंड से निकल के आया अंडरस्टैंडेबिलिटी। यूजर मस्ट इंटरप्रिटेट इन द सेम सेंस एज इट वॉज प्रिपेयर्ड एंड कन्वेड टू देम। मतलब इसका मतलब क्या है कि जो यूज़र्स है ना, जो मतलब इंटरनल एक्सटर्नल यूज़र्स हैं, उनको वो इन्फॉर्मेशन वैसे ही समझ आनी चाहिए जैसा हम उनको समझाना चाहते हैं। मान लो हम कहना चाहते हैं कि आपको एग्जांपल दो, हम कहना चाहते हैं कि कंपनी ना बहुत बेकार चल रही है, कंपनी में लॉसेज ही लॉसेज है। और और हमने इस तरीके से लिखा कि कम लोगों को देख के लग रहा है यार कि कंपनी में मतलब हो कम वो सोच रहे कि कंपनी में लॉसेस हो सकते हैं, हम ऐसा दिखाना चाह रहे हैं। उनको ये फ़ील हो रहा है कि कंपनी में लॉसेस हो सकते हैं, बट हम कहना चाह रहे हैं कि कंपनी में लॉसेस है। तो इसका मतलब यही है कि जिस सेंस में हम उनको समझाना चाहते हैं, वैसे ही उन्हें समझ आना चाहिए वो चीज़। कोई भी ऐसा इफ़ एंड बट वाला केस नहीं होना चाहिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में। और जिस मतलब हम कह रहे हैं तो गलत है, तो गलत उसको लगना चाहिए कि हाँ भाई ये गलत है, और जो सही है वो सही लगना चाहिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के केस में। थर्ड पॉइंट आ गया रेलिवेंस। यहाँ से निकल के आया अंडरस्टैंड करके रेलिवेंट, रेलिवेंस। ठीक है, इंफॉर्मेशन मस्ट बी रेलिवेंट टू द यूज ऑफ यूजर्स। मतलब इस पॉइंट में कहना चाहता है कि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो रेलिवेंट होनी चाहिए टू द यूज़ ऑफ यूज़र्स। मान लो कोई इन्वेस्टर है, ठीक है, अब उसको इन्वेस्ट करना है उस कंपनी में, तो हम उसको ऐसी इन्फॉर्मेशन दें जिससे वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोच पाए कि कंपनी या तो प्रॉफिट करेगी या लॉस करेगी, तभी तो वो सही डिसीजन लेगा। अगर उसको ये चीज़ हम बता पाएँ कि ये कंपनी आने वाले समय में ये प्रोजेक्ट्स करने वाली है, और ये इसके प्लान्स हैं, ये है ये सारी चीज़ें ये इसमें इन्वेस्ट करने वाली है, तो तभी तो वो एक जजमेंट बना पाएगा कि भाई कि ये कंपनी अच्छी है, ये फ्यूचर में बढ़ सकती है। तो वही केस है, इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रेलिवेंट टू द यूज़र। मतलब मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है किसी कंपनी में, तो मुझे वही रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दो आप, जो मेरे काम की है। अब मान लो मुझे शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, अब तुम दे रहे हो लॉन्ग टर्म की 20-20 साल की इन्फॉर्मेशन, तो उसका मैं क्या करूँ भाई? मुझे तो 1 साल में प्रॉफिट बनाना है और मैं बाहर आ जाना है उससे इन्वेस्टमेंट से। तो रेलिवेंट होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन यूज़र के हिसाब से। अगला पॉइंट है इन्फॉर्मेशन मस्ट बी अवेलेबल इन टाइम। इन टाइम मतलब इन्फॉर्मेशन जो भी आप दे रहे हो वो अवेलेबल होनी चाहिए इन टाइम। मतलब ये नहीं कि सारी, जब कहते हैं ना, जब अब काहे पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत, तो चिड़िया तो चुग गई खेत, अब कुछ नहीं बचा वहाँ। तो जब टाइम था तब आपको करना था, मतलब तब आपको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देनी थी। अब आपने नहीं दी तो वो आपकी गलती है, वो करेक्ट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन टाइम भी होनी चाहिए, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन टाइम होनी चाहिए। कंपेरेबिलिटी, तो इसमें क्या था, रिलायबल होता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का करेक्टर रिलायबल होता है जिसको हम अंडरस्टैंड करके रेलिवेंट चीज़ों को कंपेयर करते हैं। तो कंपेरेबिलिटी,
कंपेरेबिलिटी, इसमें क्या कह रहा है, इंफॉर्मेशन मस्ट बी कंपेरेबल ओवर डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम। अब इस पॉइंट में क्या कहना चाह रहा है समझो, मतलब जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आपने दी है वो कंपेरेबल होनी चाहिए, मतलब और कंपेरेबल भी ऐसे नहीं होनी चाहिए कि हम बस कंपेयर कर पाए, ऐसा होना चाहिए कि जैसे जैसे तुम्हें एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ मैं, सॉरी। जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं ना, तो बैलेंस शीट हम उस बैलेंस शीट के जो ड्यूरिंग द ईयर के फिगर्स होते हैं, उसके ही जस्ट बगल में हम लास्ट ईयर जो फिगर्स होती है हम उसको भी रखते हैं। क्यों? कंपेरेबिलिटी के चक्कर में, कि यूज़र जो वो बैलेंस शीट देखे तो वो उसको कंपेयर कर पाए कि भाई लास्ट ईयर इतना था, इस साल इतना है, तो उसको एक कंपैरिजन मिले। जैसे जैसे मान लो एग्जांपल के लड़कियां जाती हैं ना कि शॉपिंग करने कि भाई भैया ये भी दिखा दो, भैया ये भी दिखा दो, भैया ये भी दिखा दो, भैया इसको अब इसके साथ रखो, भैया अब इसको और इसके साथ रखो। तो वो कंपेयर करती है कि हाँ भाई, तब तब जाके वो एक इन्फॉर्म बढ़िया जजमेंट बना पाएगी यार, कि ये इसके साथ अच्छा लग रहा है, ये इसके साथ अच्छा लग रहा है, इन दोनों में से ये अच्छा लग रहा है, इन दोनों में से ये अच्छा लग रहा है। तो वो एक कंपैरिजन वो देता है, जब आप कंपेयर करोगे तो ही आप एक बढ़िया इन्फॉर्म जजमेंट बना पाओगे अपनी। तो वही कह रहा है, इन्फॉर्मेशन मस्ट बी कंपेरेबल ओवर डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम, कि इस साल की इन्फॉर्मेशन इस जो ड्यूरिंग द ईयर आपकी इन्फॉर्मेशन है वो उसी सेम पीरियड में पिछले साल क्या हुआ था, वो इन्फॉर्मेशन आप उसके साइड में रखो कि यूज़र कंपेयर कर पाए। फॉर कंपेरेबिलिटी इंफॉर्मेशन मस्ट बिलोंग टू द कॉमन पीरियड, यूनिट और फॉर्मेट। अब देखो, अब इसने यहाँ ये पॉइंट बोल दिया कि भैया जो अगर आप कंपेयर कर रहे हो ना, तो ये नहीं कि मान लो आपने एक साल की बैलेंस शीट बनाई, अब एक साल की बैलेंस शीट के साथ आपका जो रिटर्न निकल के आई वो मान लो 10% की रिटर्न निकल के आई, ठीक है, 10% की पिछले साल की रिटर्न निकल के आई। अब आपने क्या किया, अब आपने जब आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब जब इस्टेब्लिश हुई थी वो कंपनी, तब से लेकर मान लो 5 साल पहले हुई थी, 5 साल से लेकर पिछले साल तक आपने उसकी रिटर्न निकाल दी पूरी, तो वो रिटर्न आई 5%। ठीक है, अब आपने दिखा दिया कि इस साल तो हमारी 10% रिटर्न है, पिछले साल हमारी 5% रिटर्न थी। तो भाई ये कंपेरेबल नहीं है, ये यहाँ दोनों एक 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 साल का पीरियड नहीं है इनके बीच में। अगर ये 10% एक साल का है ना, तो ये 5% जो है वो भी एक साल में ही आना चाहिए। मतलब जो आपके प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का क्या बोलते हैं, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का डेटा होगा, आप उसको कंपेयर करो, यहाँ भी एक साल, यहाँ भी एक साल, अगर यहाँ 5 साल तो यहाँ भी 5 साल, तो मतलब दोनों पीरियड जो है ना वो कॉमन होने चाहिए। चाहे वो कॉमन किस में होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए, कॉमन पीरियड या फिर यूनिट या फिर फॉर्मेट। मान लो यूनिट, यूनिट से बोलें तो अगर यहाँ पर पीसेज है तो इस साल में भी पीसेज होने चाहिए, अगर यहाँ पर रुपीज़ है तो यहाँ भी रुपीज़ होना चाहिए, अगर यहाँ पर डॉलर है तो यहाँ भी डॉलर होना चाहिए, अगर यहाँ पर येन है तो यहाँ यहाँ पर भी येन होना चाहिए। तो ठीक है, तो ये मतलब दोनों एक यूनिट कंपेरेबल होना चाहिए। फॉर्मेट, मान लो इस साल आपने बैलेंस शीट का टी शेप फॉर्मेट यूज़ किया है, तो अगले साल भी टी शेप यूज़ करो। ये नहीं कि इस साल आपने टी शेप यूज़ कर लिया, पिछले साल आपने वर्टिकल वाला यूज़ कर लिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके जो अगर इस साल वर्टिकल कर रहे हो तो पिछले साल भी ऐसे वर्टिकल पूरा यूज़ करो, ये नहीं कि आपने अलग अलग फॉर्मेट यूज़ कर रहे हो। तो ये फॉर्मेट की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब हमने ये देख लिया, रिलायबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, रेलेवेंस और कंपेरेबिलिटी, ये हमने देख ली चीज़ें, ठीक है। हेलो, ठीक है। अब देखो, अब अगला सवाल पे आ गए हम, अकाउंटिंग क्यों करते हैं, अकाउंटिंग करते क्यों हैं। तो अब जैसे देखो धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम्स खत्म होते जा रही है, तुम्हें सारी चीज़ें समझ आते हुए जा रही है कि हम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं और किसके लिए करते हैं, सारी चीज़ें क्लियर होती जा रही है। अब अकाउंटिंग क्यों करें हम भाई, करें क्यों अकाउंटिंग,
ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव है। अब ये बता रहा है कि अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। ये देखो मेमोरी टेक्निक आ गई ना। अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव है रिकॉर्ड्स रखना जिससे प्रॉफिट एंड लॉस पता चलता है, जिसकी वजह से यूजर्स हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जान पाते हैं। तो देखो सारे पॉइंट्स इंटरलिंक्ड है। तुम्हें बस इतना सा कहानी के साथ याद करना है और तुम्हारे मार्क्स एकदम पक्के हैं। सिर्फ इतना सा याद करना है तुम्हें। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के ऑब्जेक्टिव्स है रिकॉर्ड्स रखना जिससे, और देखो ये पूरी कहानी ही है, और ये आपको एक पॉइंट्स की तरह याद नहीं करना, आपको एक कहानी की तरह याद करना है इतने पार्ट्स को। अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव रिकॉर्ड्स रखना जिससे प्रॉफिट एंड लॉस पता चलता है, जिसकी वजह से यूजर्स हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जान पाते हैं। बस खत्म। अब जहां भी आपको दिखे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, आपको ये बुलेट्स पेल देने, रिकॉर्ड्स, प्रॉफिट एंड लॉस, यूजर, फाइनेंशियल पोजीशन, बस। अब देखो रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब बात करते हैं रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। प्रॉपर एंड कंप्लीट रिकॉर्ड्स आर मस्ट केप्ट रेगुलरली। मतलब जो हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड्स है ना, वो प्रॉपर होने चाहिए और कंप्लीट होने चाहिए। ये नहीं कि आधे अधूरे आपने रख रखे हैं। आपके प्रॉपर चाहिए और कंप्लीट चाहिए। सबसे बड़ी बात कंप्लीट कंप्लीट होने चाहिए, फालतू के नहीं होने चाहिए। रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन एक्ट एज एन एविडेंस। देखो रिकॉर्डेड जो भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड होगी ना, वो एक्ट एज अ एविडेंस करेगी। मान लो कई सालों बाद आपका कोई फ्रॉड पता चला, आपका कई सालों बाद फ्रॉड पता चला, तो अपने को जस्टिफाई कर सकते हो अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के द्वारा कि आपके इंटेंशन या तो सही थे या तो गलत थे। अगर सही थे और आपको गलत आप पे इल्ज़ाम लगे हैं, तो वो चीज़ अगर रिकॉर्ड में होगी कि आपने अपनी तरफ से सही किया था। मान लो आपने जब आप अकाउंटिंग कर रहे थे कोई असम्पशन ऐसी ली जिससे अब गलती हो गई, तो बट अगर आप उस असम्पशन को अकाउंटिंग के रूल्स के अंडर लोगे, तो वो आपको कोई गलत नहीं ठहरा सकता उसमें, क्योंकि वो रिकॉर्ड में है। तो जो कि एक्ट एज अ एविडेंस करेगा। ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखो वही बात घूम के आएगी, बात वही घूम के आ रही है कि प्रॉफिट एंड लॉस, ये तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारा सबसे पहला काम ही यही होता है। अकाउंटिंग उसका अकाउंट्स अकाउंट्स का ही सबसे पहला ये काम होता है कि भैया प्रॉफिट एंड लॉस हमें बता दो, सीधी सी बात है। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ओनर ओनर जो है वांटेड टू नो नेट रिजल्ट्स ऑफ देयर बिजनेस पीरियडिकली। जो ओनर है उसको अपने रिजल्ट्स के पीरियडिकली वो चाहिए, वांटेड टू नो नेट रिजल्ट्स ऑफ देयर बिजनेस पीरियडिकली। जो उसने बिजनेस करा है उसको टाइम टाइम से उसकी वो चाहिए, क्या क्या मतलब उस पर प्रॉफिट आया है लॉस आया, उसको रिजल्ट्स चाहिए उसके। तो इसमें मदद करता है, ये हमारे अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग का। प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू इट्स यूज़र। प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू इट्स यूज़र, इसका क्या मतलब है? मतलब हमने अब जैसे अकाउंटिंग करी, किसके लिए करी? यूजर्स के लिए करी। तो उनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देना, ये हमारा अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिव होता है, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है। यूजर नीड्स टाइमली इंफॉर्मेशन ऑन सेल्स, प्रॉफिटेबिलिटी, कॉस्ट और बैलेंस शीट। भैया यूज़र्स को क्या चाहिए? यूज़र्स वही इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र, उन्हें क्या चाहिए? उन्हें कि हम सेल कितना कर रहे हैं, हमारी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, हमारी कॉस्ट कितनी है, हमारी बैलेंस शीट क्या पोजीशन बता रही है हमारी। तो यही सब चाहिए। तो यही सब अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव में आता है कि अकाउंटिंग की ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव में ये आता है। फाइनेंशियल पोजीशन, ये हमारा फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव ये है। अकाउंटिंग एम्स टू डिपिक्ट फाइनेंशियल पोजीशन एट एवरी अकाउंटिंग पीरियड एंड। मतलब हर अकाउंटिंग पीरियड एंड के बाद वो हमें एक फाइनेंशियल रिजल्ट्स बताएगा हमारे। एक तरह से जैसे एग्जाम का रिजल्ट आता है ना, वैसे ही अकाउंटिंग एक लास्ट में रिजल्ट बताता है कि भैया आपने प्रॉफिट करा है पूरे साल या पूरे महीने मान लो, पूरे क्वार्टरली मान लो या हाफ ईयरली मान लो।
तो वो एक अकाउंटिंग उससे रिजल्ट्स बताता है। प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी मस्ट बी रिक्वायर्ड। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन बनाने के लिए आपको प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी भी पता चलती है फाइनेंशियल पोजीशन के साथ साथ, कि आपकी वो क्या है, प्रॉपर रिकॉर्ड बनाता है कि आपके कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज है। बेसिकली ये सब आपको, ये अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स है कि ये सारे जो आपने देखे, ये सारे अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स है। रिकॉर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस, यूजर्स, फाइनेंशियल पोजीशन, ये सब हमारे अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो चलो 11 लेक्चर भी यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं अब अगले लेक्चर में, और तब तक के लिए आपको पता है कि आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को भेज देना है और सब्सक्राइब करना है, उनसे भी सब्सक्राइब कराना है। और अगर कोई डाउट हो तो आप जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि कोई आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, या फिर अभी फ़िलहाल के लिए आप कमेंट भी कर सकते हो, वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हो, तो मैं आपका वो जवाब दे दूंगा उसी में ही। चलो, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।